जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, जितनी भी थियरी थी, उन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कवर किया है। अब हम इसके बाद आज से बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में जो 10 सेगमेंट दिए गए हैं, 10 यूनिट दिए गए हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हर साल लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। इस सेगमेंट से जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइड में अपने कवर किया है, उन टॉपिक को हमने कवर किया है और उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना उसी क्रम में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आज पहला क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है अपने पहले टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम का मतलब हुआ पारिस्थितिक तंत्र एंड इकोलॉजी का मतलब हुआ पारिस्थितिकी। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। ठीक है, इस पूरे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, यानी पर्यावरण। इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक है, जैसा कि शब्द से ही लग रहा होगा, परिधन आवरण। ये इन्वायरमेंट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। इन्वायरमेंट को अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए कि ये क्या है, तो हम लोग यानी हम और आप देखें, अपने चारों तरफ देखें, अपने सराउंडिंग एरिया में देखें, अपने चारों तरफ, तो हम लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं किससे? कुछ बायोटिक थिंग्स से और कुछ एबायोटिक थिंग्स से। बायोटिक थिंग्स का मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे कुछ जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और एबायोटिक थिंग्स मतलब नॉन लिविंग, जैसे आपके चारों तरफ कहीं पर जल है, कहीं पर मृदा है, कहीं पर वायु है। तो इन एबायोटिक और बायोटिक थिंग्स से जो हम चारों तरफ घिरे हुए हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी पर्यावरण, परिधन आवरण। जो हमारे चारों तरफ स्थितियां बनी हुई हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं, हम और आप सभी, उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण में बेसिकली दो थिंग्स आते हैं आपके, एबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग है, और बायोटिक। ठीक है, इन्हीं दोनों चीज़ों से, जिसमें आगे चलकर हम लोग एनर्जी को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि एबायोटिक और बायोटिक थिंग्स में जो इंटरकनेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है, वो मूल रूप से ये ऊर्जा जो होता है, यही दोनों के बीच में क्या करता है? अंतर संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण शब्द का यानी इन्वायरमेंट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, एक विद्वान थे कार्लाइल। ठीक है, तो कार्लाइल के द्वारा ही क्या किया गया था? इन्वायरमेंट शब्द का सर्वप्रथम क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका इन्वायरमेंट, यानी हमारे सराउंडिंग, यानी जो हमको चारों तरफ से क्या हुआ है? घेरे हुए हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, या इसको कह सकते हो कि बायोटिक या एबायोटिक। तो उसी पूरे को क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी की। ठीक है, तो इकोसिस्टम को बात करने से पहले हम लोग समझते हैं इकोलॉजी क्या है। ठीक है, इकोलॉजी देखा जाए तो ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस लॉजी। ठीक है, किससे बना हुआ है? इकोलॉजी। इको को ये तो एक क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश भाषा में इको बोलते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये बेसिकली निकला हुआ है OIKUS, ऑकस से निकला हुआ है आपका इको। तो इकोलॉजी में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ इको प्लस लॉजी। इको मतलब होता है जो है होम, किसका होम? नेचर का। तो और प्लस लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, यानी जो नेचर का होम है। ठीक है, जो नेचर है उसी के जो होम है, उसी की हम सिस्टमेटिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं इकोलॉजी में। अब यहाँ नेचर के होम का मतलब क्या है? नेचर के होम का मतलब है जो ये एबायोटिक और बायोटिक थिंग्स हैं। ठीक है, बेसिकली यानी जो आपके चारों तरफ जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, मृदा है, वायु है। ठीक है, इसी सब की क्या करते हैं हम? इसी सब की एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत? इकोलॉजी के अंतर्गत। तो इकोलॉजी क्या है? ठीक है, इकोलॉजी आपका क्या है कि जो आपका क्या हो गया? कुछ हो गए बायोटिक थिंग्स और कुछ हो गए एबायोटिक थिंग्स। तो बायोटिक और एबायोटिक आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है, और दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, यानी जीव जंतु जो है वो नॉन लिविंग से नॉन लिविंग जीव जंतुओं से इंटरेक्शन करते हैं। साथ ही साथ ये किससे इंटरेक्शन करते हैं? अपने इन्वायरमेंट से, यानी विभिन्न जो जीव जंतु हैं, ठीक है, और मृदा जलवायु यानी एबायोटिक थिंग्स हैं,
यानी जो निर्जीव चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और साथ ही साथ अपने पर्यावरण से भी संबंधित हैं। और इस प्रकार का जो संबंध होता है इसी की जो वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसी को बोलते हैं इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम को में दो शब्द भी लगा हुआ है, इको प्लस सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब कई थिंग्स आपस में जुड़ जाती हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। जैसे हम लोग, जैसे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या है अपने आप में एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्रालय होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड होते हैं। यानी कोई भी सिस्टम की बात किया जाएगा तो उसमें जो भी एलिमेंट होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी इसमें क्या है ऑर्गन्स हैं उन्हीं को मिलाकर क्या बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आपका क्या है, इको सिस्टम भी है। इको सिस्टम में बेसिकली क्या होते हैं, कुछ बायोटिक थिंग्स होंगे और कुछ एबायोटिक थिंग्स होंगे, ठीक है, और आपका क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा और एनर्जी होगा। ये सभी आपस में क्या हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और इसी से जो समुच्चय बनता है, जो सेट बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। अब आइए इकोसिस्टम को एक हम परिभाषा के रूप में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इकोसिस्टम की परिभाषा से जो को तोड़ तोड़ के क्या किया गया है कि ऑप्शन बना के पूछ लिया गया है कि इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं कि एन इकोसिस्टम डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, जैवमंडल। जैवमंडल किसे कहते हैं, जहां पर स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। तो इकोसिस्टम को किस रूप में डिफाइन किया जा सकता है, बायोस्फीयर के एक यूनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है। किस यूनिट के रूप में, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल, यानी जो आपका बायोस्फीयर है, ठीक है, बायोस्फीयर की क्या है, इकाई है। कैसी इकाई है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, जिसमें क्या कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, सम्मिलित है इसमें लिविंग थिंग्स सम्मिलित हैं। लिविंग मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, और फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट में मृदा हो गया, वायु हो गया, ठीक है, जल हो गया। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सम्मिलित है और प्लस नॉन लिविंग, ये दोनों क्या हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। और ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसका, मटेरियल्स का। मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट यानी भोजन, भोजन के रूप में क्या लेते हैं, आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। इसी का एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, दूसरे जीव से मृदा में जाता है, मृदा से जो है वायु में, वायु से पुनः जीव में जाता है। तो अगर इसको एक परिभाषा के रूप में देखा जाए कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम क्या है कि जो आपका बायोस्फीयर है, ठीक है, जो आपका ये बायोस्फीयर है, इसी बायोस्फीयर की क्या है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इकाई का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी यूनिट ले लीजिए कि बायोस्फीयर में ये इतना बड़ा है, यानी 1 किलोमीटर का इकोसिस्टम है, या आप 1 सेंटीमीटर का भी इकोसिस्टम मान सकते हैं। यूनिट का मतलब हुआ एरिया, वो कितने एरिया को कवर करता है। तो बेसिकली ये क्या है, इस बायोस्फीयर की एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी जीव जंतु या नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाएंगे, ठीक है, उसकी एक संरचना होगी। वो हो सकता है कि वो हो सकता है कि बहुत थोड़े मात्रा में लिविंग या नॉन लिविंग हो, ठीक है, उनकी संख्या के आधार पर देखा जाए। हो सकता है कि जो उसमें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं वो छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो कम भोजन लेते हों या ज्यादा भोजन लेते हों, यानी उनकी क्या होती है, एक संरचनात्मक इकाई होती है, साथ ही साथ कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से एनर्जी के माध्यम से जुड़े होते हैं, यानी एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम लोग किससे ऊर्जा प्रदान करते हैं, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से प्रदान करते हैं। और पुनः यह ऊर्जा वो क्या होती है कि जो है आपके बायोस्फीयर में विलुप्त हो जाती है। साथ ही साथ हो सकता है ये पोफड़ के माध्यम से जुड़े हुए, यानी एक दूसरे जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करते हैं। जैसे जो है पेड़ पौधों से भोजन जाता है, जो है
कुछ जीव जंतु खाते हैं, जीव जंतुओं को क्या खाते हैं, उसके ऊपर के जीव जंतु खाते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संरचनात्मक रूप से भी और कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या शामिल इसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग ये शामिल है, और प्लस ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मैटर और किसका, जो है एनर्जी का। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम बेसिकली जो आपका बायोस्फीयर है उसकी एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी वो आपका जो है कमरे के बराबर भी हो सकता है इकोसिस्टम, और आपका पूरा का पूरा एक जो है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट के बराबर भी हो सकता है, या पूरा का पूरा आपका अर्थ भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जिसमें कुछ लिविंग थिंग्स शामिल हैं और कुछ नॉन लिविंग यानी कुछ सजीव शामिल हैं, कुछ निर्जीव शामिल हैं, जो एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, न्यूट्रिएंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, पोषण पदार्थों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और ऊर्जा के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी थी किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है। एक चीज और जो इसमें अभी हमने बात किया है पोषण की और जो है एनर्जी की, तो ये जानिए कि जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में आपकी जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक दिशीय होती है। एक दिशीय का मतलब ये हुआ कि अगर पेड़ पौधे से एनर्जी ट्रांसफर हुई कुछ जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं से अगले जीव जंतुओं में ट्रांसफर हुई, तो लास्ट में वो पुनः पेड़ पौधों के पास नहीं जाएगी, बल्कि क्या हो जाएगी, इसी बायोस्फीयर में क्या हो जाएगा कि वो विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त इन द सेंस किसी बायोस्फीयर में वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो पुनः जो है पेड़ पौधों को ये प्राप्त होगा। इसलिए इसकी दिशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशीय होती है। वहीं पर जो मटेरियल्स होते हैं यानी जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे आप कार्बन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, ये पेड़ पौधों से जीव जंतु में जाता है और जीव जंतु से पुनः भी क्या हो जाता है, पेड़ पौधों में जाता है। हम आगे इसको देखेंगे। इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनका नेचर कैसे होता है, साइक्लिक होता है, यानी पेड़ पौधों से जीव जंतुओं में, जीव जंतु से पुनः पेड़ पौधे में। तो ये ऐसे साइक्लिक में होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, जो आपका इकोसिस्टम होता है ये ओपन सिस्टम होता है, ये क्लोज नहीं होता है। यानी ओपन का मतलब क्या हुआ, इसमें लगातार पदार्थों का निवेश होता है, जैसे इंसुलेशन के माध्यम से लगातार फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है जो भी भोजन बनाया जाता है वो जीव जंतुओं के द्वारा खाया जाता है। जीव जंतु जब मर जाते हैं तो वो विघटित होकर पुनः क्या हो जाता है, पेड़ पौधों के पास चला जाता है। यानी इसमें पदार्थों का लगातार क्या होता रहता है, इनलेट होता रहता है और आउटलेट होता रहता है। तो ये भी याद रखना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है, किससे मिलकर आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। यहाँ से अब आप और अच्छे से समझेंगे कि आपका इकोसिस्टम है वो क्या है और किससे मिलकर बना हुआ है। तो जो आपका ये पारिस्थितिक तंत्र है ये मुख्यतः तीन जो है कंपोनेंट यानी संघटक से मिलकर बना हुआ है। पहला है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुएं कह सकते हैं या निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना है। दूसरा क्या है, बायोटिक यानी जीव जंतु मतलब जैविक पदार्थों या कह सकते हो लिविंग थिंग्स से बना है। और तीसरा आपका महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा संघटक। यानी आपका जो इकोसिस्टम है उसमें क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स और कुछ आपके क्या होंगी, एनर्जी। इन्हीं तीन जो है पदार्थों से मिलकर मुख्य रूप से आपका इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है कि अजैविक में क्या क्या शामिल है। तो अजैविक में कुछ अकार्बनिक तत्व शामिल हैं, जैसे कार्बन। ठीक है, कार्बन हो गया, जो है आपका अकार्बनिक तत्व शामिल है। ठीक है, अकार्बनिक में क्या हो गया आपका, जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वसा। ये क्या हो गए, अकार्बनिक तत्व हो गए। कुछ सॉरी ये क्या हो गए, कार्बनिक तत्व हो गए यानी ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए। कुछ दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक तत्व भी शामिल है किसमें, एबायोटिक में। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, आपका हो गया नाइट्रोजन, आपका हो गया सल्फर, आपका हो गया फास्फोरस, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, अकार्बनिक हैं। साथ ही साथ आपका हो गया वाटर यानी जल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक चीजें हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और दूसरा आपका क्या है, बायोटिक है। बायोटिक में क्या शामिल है, जैसे आपके हो गए पेड़ पौधे हो गए।
पेड़ पौधों के बाद जीव जंतु हो गए, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, बायोटिक थिंग्स में आएंगे। एनर्जी में क्या है, एनर्जी जो आपकी है उसमें जो सबसे मेन है वो आपका क्या है, सोलर रेडिएशन या सन कह सकते हैं आपके। यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, वो आपका है सन यानी सूर्य, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर आपका क्या बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसमें आपने देखा एबायोटिक में एबायोटिक को कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कुछ जो है क्या है, कुछ आपके जो है कार्बनिक तत्व हैं, जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, वसा हो गया, ये सब हो गए। इनऑर्गेनिक में ये सब चीजें हो गई, और साथ ही साथ वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब इनऑर्गेनिक तो सॉरी ये सब क्या है, एबायोटिक तो है, यानी ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके कंपोनेंट के बारे में। अब आइए चलिए थोड़ा सा इसके कंपोनेंट को और हम विस्तार रूप से देखते हैं, ठीक है। आइए अब इकोसिस्टम में जो अभी हमने देखा था कि इस 3 संगठक हैं, जिसमें जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट संगठन जो है घटक है, कंपोनेंट है, वो क्या है, बायोटिक घटक है, ठीक है। बायोटिक में जैसे हमने बताया था कि कुछ पेड़ पौधे हैं और कुछ जीव जंतु हैं। अब इन बायोटिक को हम 3 भागों में बांटकर इसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें पहला है आपका, कुछ होंगे इसमें प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ, उत्पादक, जो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता, जो क्या करेंगे, भोजन का उपभोग करेंगे। तीसरा हो गया डिकम्पोजर, यानी इसको बोलते हैं, डिकम्पोजर को अगर हिंदी में बोला जाए, ठीक है, तो कुछ अपघटक होते हैं। अपघटक का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेंगे कि जब ये आपके मर जाएंगे, चाहे प्रोड्यूसर है चाहे कंज्यूमर है, तो ये इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, अपघटित कर देंगे, ठीक है, उसको यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अब ये आपका जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर को आप बोल सकते हैं ऑटोट्रोफ। क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रोफ। प्रोड्यूसर के अंतर्गत उन्हें सम्मिलित करते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जैसे कौन से, हरे हरे पेड़ पौधे, और कुछ जीव जंतु भी होते हैं जो एल्गी होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरिम पाया जाता है, वही क्या कर सकते हैं कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जैसे ये जो इनकी पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी से क्या करते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यानी जो भी प्रकाश ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, और यही रासायनिक ऊर्जा पेड़ पौधे में संचित होती है, जो कि उनकी क्या है, भोजन है या एनर्जी है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि किसकी जरूरत होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल की सहायता से ये क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, यानी लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, और किसका निर्माण कर देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी इनको कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु चाहिए और जल का भी 6 अणु चाहिए, और उसके बाद अगर इनको प्रकाश मिल जाए और क्लोरोफिल, तो इन दोनों की उपस्थिति में क्या करेंगे ये लोग, ये पेड़ पौधे इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और बना देते हैं C6H12 और O6, ठीक है। जब ये ग्लूकोज को बना देते हैं तो इसमें एक बाई प्रोडक्ट बच जाता है, वो क्या है, ऑक्सीजन। यानी अगर जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसके दौरान क्या निकलेगा, आपका ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और साथ ही साथ क्या निकलता है, जल निकलता है। क्या निकलता है, जल, ठीक है। 6O2 और 6H2O ये दोनों बच जाते हैं। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल लिया, उसके सहायता से
प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से क्या किया उन्होंने, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया। और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के दौरान क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन क्या हुई, विमुक्त हुई, और साथ ही थोड़ी बहुत मात्रा में जल भी क्या हुआ, विमुक्त हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस में याद रखना है। यानी इसमें कौन सी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। अपचयन का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब रिड्यूस होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा, क्या विमुक्त होता है, तो ऑक्सीजन और जल विमुक्त होता है। और क्या जो है रिडक्शन किसका होता है, तो CO2 का रिडक्शन होता है, और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इतने पॉइंट को आपको इसमें याद रखना है, प्रोड्यूसर में, फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट भाग लेते हैं। जो भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं मैं दोहरा रहा हूँ, एक एक शब्द आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा गया जा सकता है, और सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एक बात और, जो यहाँ पर लाइट लिखा गया है, लाइट का मतलब क्या हुआ कि जो सोलर रेडिएशन आपके पास आता है वो विजिबल लाइट के रूप में आता है। ठीक है, तो उसी की उपस्थिति में उसमें आप कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे विव गोयर, ठीक है, विव GYOR, ये 7 कलर होते हैं। अब एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया, ये सातों कलर किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, लाइट की उपस्थिति होनी चाहिए। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया कि लाइट में भी किस कलर की उपस्थिति ज्यादा महत्व रखती है फोटोसिंथेसिस में, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि जो आपका ब्लू है, ब्लू कलर यानी जो आपका नीला कलर है, ठीक है, नीला कलर है ब्लू, और आपका क्या हो गया, रेड। ठीक है, ये दोनों कलर क्या होते हैं, यानी नीला और लाल। ठीक है, यानी ये आपका नीला प्लस लाल, ये दोनों कलर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने में ज्यादा भूमिका निभाते हैं। किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो नीला होता है और लाल होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। कुछ भी पूछा जा सकता है आपका, बाई प्रोडक्ट कौन बचेगा, यानी ऑक्सीजन और जल, रिडक्शन किसका होता है, उपस्थिति किसकी होती है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं, वह जीव जंतु या वह रोग जो क्या करते हैं कि उत्पादक जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए भोजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मानव भी क्या है, मानव भी एक कंज्यूमर है, जो क्या करता है कि पेड़ पौधे यानी जो भी खाद्य फसलें होती हैं उस पर वो निर्भर रहता है, स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर द्वारा बनाए गए भोजन का डायरेक्ट उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका सन। ठीक है, ये हो गया आपका पेड़ पौधे। क्या हो गए, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों ने क्या किया, भोजन का निर्माण किया। ठीक है, भोजन का निर्माण किया किसकी सहायता से, फोटोसिंथेसिस की सहायता से। अब इस पे क्या किए कि इसको कौन खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, जो डायरेक्ट क्या करते हैं कि पेड़ पौधों से अपना क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे काऊ यानी गाय हो गई। ठीक है, बफेलो यानी भैंस हो गई। ये सब क्या करते हैं, यानी गोट यानी बकरी हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, ग्रास होपर हो गया। ग्रास होपर क्या खाता है, टिड्डा। टिड्डा क्या खाता है, टिड्डा घास खाता है। तो घास क्या है, घास तो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, और उसको किसने खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर उसे कहा जाता है जो क्या करते हैं, इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो क्या है, इन शाकाहारियों को खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस भी बोलते हैं, यानी मांसाहारी जीव भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से कार्निवोरस, फर्स्ट कार्निवोरस। ठीक है, इसको बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर के कार्निवोरस, यानी प्रथम जो है स्तर के आपके मांसाहारी। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बोला जाता है, जो आप क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। किसको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को। जैसे उदाहरण देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में फ्रॉग, मेढक। ठीक है,
कैट यानी बिल्ली, उल्फ यानी भेड़िया। तो ये जो आपका फ्रॉग हो गया, कैट हो गया, उल्फ हो गया, ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो अब इसे फ्रॉग है, मेढक है, मेढक किसको खाता है? मेढक इस टिड्डे को खा लेगा। अब टिड्डा क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर, तो मेढक क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। आपकी बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? रैट को खा ली, और रैट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। आपको पता है चूहा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है। भेड़िया हो गया, भेड़िया बकरी को खा लिया। ठीक है, किसको खा लिया? बकरी को खा लिया, गाय को खा लिया भेड़िया। तो यानी सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक होता है टर्शियरी कंज्यूमर। क्या होता है? टर्शियरी कंज्यूमर, इसको कहते हैं सेकंड स्तर का कार्निवोरस यानी द्वितीय श्रेणी का मांसाहारी। तो तृतीयक जो है उपभोक्ता किसे कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर का मतलब तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो किसको खाते हैं? जो खाते हैं आपके सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर को। किसको खाते हैं? सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। जैसे आपके क्या हो गए? आपका हो गया स्नेक यानी सांप, और बर्ड्स का मतलब होगी चिड़िया। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके सेकेंड टर्शियरी कंज्यूमर हैं। क्यों? क्योंकि ये किसको खाते हैं? इस सेकेंडरी को खाते हैं। कैसे? जो स्नेक है वो किसको खाएगा? वो खाएगा आपके फ्रॉग को खाएगा, और फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। जैसे जो एक बर्ड्स होती है, चिड़िया होती है, वो क्या खाती है? वो फिश को खाती है। ठीक है। वो किसको खाती है? किंगफिशर, आपने नाम सुना होगा ना। तो चिड़िया क्या है? वो फिश को खाती है। और फिश क्या खाता था? फिश जो है, जो ये प्राइमरी कंज्यूमर होते थे, इनको खाता था। ठीक है। तो फिश क्या था? सेकेंडरी कंज्यूमर था। फिश क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है। और ये बर्ड्स क्या खा रही है? फिश को खा रही है। ठीक है। तो इसीलिए बर्ड्स को क्या बोला गया कि ये टर्शियरी कंज्यूमर है। क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर है। और आपका लास्ट जो होता है पोपड़ स्तर में, ये चौथा जो होता है, ये होता है ओमनीओरस यानी सर्वाहारी। सर्वाहारी उसे कहते हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसी को भी खा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं खा सकता है। जैसे आपका होगा टाइगर, लायन और मैन। मैन जो यानी हम और आप क्या है? आप ओमनीओरस हैं। ठीक है। अपने आप को ओमनीपोटेंट मान लीजिएगा, सर्वशक्तिमान। आप क्या हैं? ओमनीओरस हैं। आप शाकाहारी भी खा सकते हैं और मांसाहारी भी खा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ह्यूमन क्या है? वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है। ये पढ़ने की भैया जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपसे उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए फ्रॉग क्या है। आप कहीं कह देंगे टर्शियरी कंज्यूमर, तो मामला वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। आपको दिया जाएगा कि स्नेक और बर्ड्स क्या है। ठीक है। ये कई बार आईएएस जैसे एग्जाम में भी पूछ लिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि इसका महत्व कितना है, कि सांप और चिड़िया टर्शियरी कंज्यूमर है या प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यूजीसी में कई बार पूछा गया है कि ये किस प्रकार के क्या हैं? कंज्यूमर है। आप इनके कंज्यूमर के बिहेवियर से आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के कंज्यूमर हैं। इसलिए आपको विथ एग्जाम्पल आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। कि कंज्यूमर में पोपड़ स्तर के कितने स्तर आपने देखे? आपने 4 स्तर देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और चौथा क्या है? ओमनीओरस। ये रहा आपका कंज्यूमर। ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिकम्पोजर की, यानी अपघटक की। अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्या करते हैं? ये जो प्रोड्यूसर होते हैं या कंज्यूमर हो गए। ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे हो गए, और कंज्यूमर में जो जीव जंतु हो गए। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के पश्चात डिकम्पोजर क्या करते हैं? उनको डिग्रेडेट करते हैं, यानी उनको जो भी जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या करते हैं? वो काफी दिन तक क्या करते हैं? उनको सड़ाते गलाते हैं। ठीक है। डिग्रेडेट करते हैं, और जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स मैटर उनके अंदर होता है उसको क्या कर देते हैं? वो इजी मैटर में क्या करते हैं? सरल मैटर में चेंज कर देते हैं। और चेंज करने के बाद क्या होता है कि मिट्टी में मिला देते हैं, और पुनः क्या होता है? इस मिट्टी से क्या किसको मिल जाता है? इस पेड़ पौधों को मिल जाता है। पुनः ये चक्र ऐसे चलता रहता है। इसीलिए इकोसिस्टम में कहा गया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनका नेचर कैसा होता है? साइक्लिक होता है। ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं कि जो आपके ये कंज्यूमर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं या फिर डिकम्पोजर होते हैं जो मर जाते हैं, उन्हीं को ये डिग्रेडेट करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करते हैं। ठीक है। जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद क्या होता है कि वो मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, और कुछ जो है सीधे वायुमंडल में रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है। इसीलिए डिकम्पोजर को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर बोला जाता है,
प्रकृति का सफाई कर्मी बोला जाता है। ठीक है, अगर ये ना हो तो क्या हो जाए कि हमारा वातावरण हमेशा क्या रहे, दूषित रहे, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक दिन हजारों जीव जंतुओं की मृत्यु होती है और पेड़ पौधों की मृत्यु होती है। अब बात यहाँ जो प्रश्न उठता है वो ये है कि डिकम्पोजर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो डिकम्पोजर के अंतर्गत दो चीजों को सम्मिलित किया जाता है, एक बैक्टीरिया हो सकते हैं यानी जीवाणु, और एक हो सकते हैं फंगी यानी कवक। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कराने के लिए एग्जामिनर एक ऑप्शन और डाल देता है, आपका डाल देता है बैक्टीरिया।